आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं जिसकी गूंज मतलब दशकों बाद भी आज तक शांत नहीं हुई है। बिल्कुल। 9 अगस्त 1945 की वो तारीख जिसने युद्ध की परिभाषा और इंसानियत के भविष्य को, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही कहा। और हमारी इस चर्चा के केंद्र में जापान का वो शहर है जिसने एक ऐसी विनाशकारी शक्ति का सामना किया जिसकी कल्पना भी उस समय तक शायद सिर्फ विज्ञान कथाओं में ही की जाती थी। जी, और आज के इस डीप डाइव में हम कई महत्वपूर्ण डिक्लासिफाइड सैन्य दस्तावेजों, ऐतिहासिक शोध पत्रों और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके संस्मरणों के स्टैक को खंगाल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि उन कारणों, परिस्थितियों और उन श्रृंखलाओं को समझना है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और एक नए परमाणु युग की शुरुआत की। बिल्कुल, और हमारा मकसद इन दस्तावेजों में दर्ज ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। जब बात युद्ध की होती है तो कई राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्पष्ट करना जरूरी था। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे मौसम के एक बहुत ही मामूली बदलाव ने, मतलब आसमान में छाए कुछ बादलों ने, लाखों लोगों की नियति को पलट कर रख दिया। ये हैरान करने वाला है कि नागासाकी इस विनाशकारी बम का असली लक्ष्य था ही नहीं। ये वाकई एक चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन हम इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। केवल तारीखों तक सीमित रहना काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जी, और इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो उस समय के जो भू राजनीतिक दबाव थे, नेतृत्व की जो हताशा थी, उसकी एक बहुत ही जटिल कहानी बयां करती है। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ नेत्र राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। और 1945 के मध्य तक आते आते दुनिया एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां युद्ध की थकान हर देश महसूस कर रहा था। यूरोप में तो तोपें शांत हो चुकी थीं, जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर के क्षेत्र में संघर्ष अपने सबसे खूनी दौर से गुजर रहा था। और ये बात उन सैन्य दस्तावेजों से बहुत स्पष्ट रूप से झलकती है। 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसके कारण अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा, वो लड़ाई 1945 तक आते आते एक भीषण रूप ले चुकी थी। बिल्कुल, जापानी साम्राज्य की जो सैन्य मानसिकता इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है, वो हार मानने को एक विकल्प के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही थी। प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों पर जो लड़ाइयां लड़ी गईं, जैसे इवो जिमा और ओकिनावा, उनके आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जापानी सेना उस वक्त कित्सुगो यानी निर्णायक लड़ाई की रणनीति पर काम कर रही थी। उनका उद्देश्य युद्ध जीतना रही नहीं गया था, बल्कि अमेरिकी सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाना था कि वे एक सम्मानजनक समझौते के लिए मजबूर हो जाए। और इसी रणनीतिक गतिरोध ने अमेरिकी नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। डिक्लासिफाइड रणनीतिक मेमो दर्शाते हैं कि अगर अमेरिका जापान की मुख्य भूमि पर सीधा जमीनी हमला करता, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहा जा रहा था, तो दोनों तरफ से लाखों और जाने का अनुमान था। युद्ध को तुरंत खत्म करने का भारी दबाव था। और इसी हताशा के बीच मैनहट्टन प्रोजेक्ट से निकली उस नई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। और वो अकल्पनीय शक्ति सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को दुनिया के सामने आई। हिरोशिमा पर। हाँ, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया गया। स्रोतों में मौजूद जो चश्मदीदों के विवरण हैं, वो बताते हैं कि एक ही झटके में पूरा का पूरा शहर राख के ढेर में तब्दील हो गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया बम एक यूरेनियम गन टाइप हथियार था। तकनीकी दस्तावेजों के अनुसार इसका डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन प्रभाव विनाशकारी था। पर कूटनीतिक पत्राचारों का अध्ययन करने पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो क्या? हिरोशिमा के पूरी तरह से नष्ट होने के बावजूद जापानी सुप्रीम वॉर काउंसिल में कोई तुरंत सहमति नहीं बन पाई। कुछ सैन्य नेताओं को ये विश्वास ही नहीं था कि ये तबाही किसी एक बम से हो सकती है। मतलब संचार व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। बिल्कुल। और इस भ्रम की स्थिति में उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण करने का फैसला नहीं लिया, जिसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई वो बेहद स्पष्ट थी।
दस्तावेजों में उस चेतावनी के शब्द आज भी सिहरन पैदा करते हैं कि अगर अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो आसमान से विनाश की एक ऐसी बारिश होगी जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखी गई। और यही वो बिंदु था जिसने 9 अगस्त 1945 के उस दूसरे और भी जटिल मिशन की नींव रखी। तो अब आते हैं 9 अगस्त की उस सुबह पर। दस्तावेजों के मुताबिक यह मिशन कई मायनों में हिरोशिमा के मिशन से अलग था। बहुत अलग और तकनीकी रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। इस दिन मेजर चार्ल्स स्वीनी के नेतृत्व में एक B-29 बमवर्षक विमान ने उड़ान भरी, जिसका नाम बॉक्सकार था। हाँ, बॉक्सकार। लेकिन इस बार विमान के अंदर जो हथियार था वो तकनीक के मामले में लिटिल बॉय से बिल्कुल अलग था। शोध पत्रों के अनुसार इस बम का नाम फैट मैन था और ये एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप बम था। ये तकनीकी अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यूरेनियम बम के मुकाबले इस प्लूटोनियम बम का डिजाइन बहुत अधिक जटिल था। स्रोतों में इसे एक गोले के अंदर विस्फोटकों के गोले के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें प्लूटोनियम कोर को दबाने के लिए एक ही मिलीसेकंड में एक साथ फटना था। इसकी विनाशकारी क्षमता हिरोशिमा वाले बम से कहीं अधिक थी। लेकिन जैसा कि मिशन के लॉग से पता चलता है, यह उड़ान शुरू होने से पहले ही समस्याओं से घिर गई थी। उड़ान से ठीक पहले की जो रिपोर्टें हैं वे बताती हैं कि बॉक्सकार विमान में एक रिजर्व फ्यूल टैंक का पंप खराब हो गया था। मतलब उनके पास ईंधन की कमी थी। जी, इसका सीधा मतलब था कि विमान के पास लगभग 600 गैलन ईंधन ऐसा था जिसका वे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन मिशन को रोकने के बजाय उसी स्थिति में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। अब उस मुख्य बिंदु पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि ये नागासाकी तो लक्ष्य था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों के अनुसार इस फैट मैन बम का असली लक्ष्य कोकुरा शहर था। कोकुरा उस समय जापान का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सैन्य शस्त्रागार केंद्र था। लेकिन जब बॉक्सकार कोकुरा के ऊपर पहुंचा तो पायलटों को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। सैन्य आदेश बहुत स्पष्ट थे, बमबारी केवल विजुअल आधार पर करनी थी, यानी लक्ष्य को आंखों से देखकर, रडार के भरोसे नहीं। सही कहा। लेकिन कोकुरा के ऊपर मौसम बहुत खराब था। भारी बादल छाए हुए थे और कुछ स्रोतों का कहना है कि पास के शहर में हुए एक पुराने हवाई हमले का धुआं भी हवा में मौजूद था। फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि बॉक्सकार ने कोकुरा के ऊपर लगभग 45 मिनट तक उड़ान भरी। उन्होंने बादलों में दरार खोजने के लिए 3 बार शहर के ऊपर से चक्कर लगाया। नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट फायर भी शुरू हो गया था और विमान में ईंधन लगातार कम हो रहा था। कॉकपिट के अंदर का तनाव उस समय अपने चरम पर रहा होगा। ईंधन की भारी कमी और मौसम के साफ न होने के कारण मेजर स्वीनी को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। वे बम को वापस बेस पर नहीं ले जा सकते थे और उसे समुद्र में गिराना भी कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अपने द्वितीयक लक्ष्य की ओर मुड़ने का निर्णय लिया और वो द्वितीयक लक्ष्य था नागासाकी। सिर्फ मौसम के एक बदलाव ने कोकुरा को बचा लिया और तबाही का रुख नागासाकी की तरफ मोड़ दिया। यह सोचने वाली बात है कि कैसे प्रकृति ने उस दिन एक शहर को जीवन दान दिया और दूसरे को मौत। नागासाकी एक व्यस्त बंदरगाह और औद्योगिक शहर था जो पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसा हुआ था। जब विमान नागासाकी के ऊपर पहुंचा तो वहां भी बादल थे, लेकिन अंतिम क्षणों में बादलों के बीच एक छोटा सा गैप दिखा और बम गिरा दिया गया। समय था सुबह के 11:02। वह क्षण जापानी इतिहास में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। प्लूटोनियम बॉम्ब फटा और उसने जो ऊर्जा छोड़ी वो हिरोशिमा से भी ज्यादा तीव्र थी। हालांकि नागासाकी की भौगोलिक स्थिति ने, मतलब इसके घाटियों वाले इलाके ने, धमाके के असर को कुछ हद तक समेट लिया। जी, जिससे पूरी तरह से शहर समतल नहीं हुआ जैसा कि हिरोशिमा में हुआ था। फिर भी जो नुकसान हुआ वो अकल्पनीय था। धमाके के केंद्र का तापमान कुछ ही सेकंड में सूर्य की सतह से भी ज्यादा हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरणों में लिखा है कि कंक्रीट की मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। स्कूल, चर्च, कारखाने, सब कुछ उस आग के गुबार में समा गया। अनुमानित 40,000 लोगों की तो पलक झपकते ही मृत्यु हो गई। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक संख्या के रूप में देखना इंसानियत के साथ अन्याय लगता है। और ये तो केवल उस तात्कालिक प्रहार का परिणाम था। दस्तावेजों का एक और बहुत ही स्याह पहलू ये है कि इस बॉम्ब ने अपने पीछे एक अदृश्य हत्यारा छोड़ दिया था, रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहते हैं। हाँ, हमले के बाद के दिनों में जो काली बारिश या ब्लैक रेन हुई उसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। ये बारिश लोगों की त्वचा पर गिरी, उनके जल स्रोतों में मिल गई।
चिकित्सा रिपोर्टें बताती हैं कि हमले के कई दिनों और हफ्तों बाद जिन लोगों पर कोई खरोच तक नहीं आई थी, वो भी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। बाल झड़ने लगे, शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे। उस समय के डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। इस एक्यूट रेडिएशन सिकनेस ने मौतों का आंकड़ा साल के अंत तक 70,000 के पार पहुंचा दिया। इस घटना ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, जिन्हें जापानी समाज में हिबाकुशा कहा गया, जिसका अर्थ है विस्फोट से प्रभावित लोग। हिबाकुशा के संस्मरणों का जो संग्रह मौजूद है, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये त्रासदी बम फटने के साथ खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। इन लोगों को न केवल असहनीय शारीरिक दर्द सहना पड़ा, बल्कि अपने ही समाज में एक गहरे अलगाव का भी शिकार होना पड़ा। कई हिबाकुशाओं ने अपने अनुभवों में लिखा है कि समाज में रेडिएशन को लेकर इतनी ज्यादा भ्रांति और डर फैल गया था कि लोग उन्हें एक छूत की बीमारी की तरह देखने लगे थे। उन्हें नौकरियां मिलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दस्तावेजों से ये भी स्पष्ट होता है कि हिबाकुशाओं के लिए शादी करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। समाज में डर घर कर गया था कि विकिरण का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों में जन्मजात विकृतियों के रूप में सामने आएगा। इस डर के कारण कई हिबाकुशाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उन्होंने अपने अतीत को एक गहरे रहस्य की तरह दबा कर रखा ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें। ये एक ऐसा दर्द है जो कई पीढ़ियों तक खामोशी से बहता रहा। वो एक साथ आकर इन पीड़ितों को संभालना चाहिए था। उसी समाज की अज्ञानता ने उनके घावों को और गहरा कर दिया। लेकिन 9 अगस्त 1945 की ये भीषण त्रासदी अकेले नहीं आई थी। राजनीतिक मोर्चे पर उसी दिन एक और घटना घट रही थी, जो जापानी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बिल्कुल। भू राजनीतिक दस्तावेजों में 9 अगस्त को एक दोहरे प्रहार के दिन के रूप में देखा जाता है। नागासाकी पर हमले से कुछ ही घंटे पहले सोवियत संघ ने जापान के साथ अपनी तटस्थता संधि को तोड़ दिया और मंचूरिया पर एक बहुत बड़ा सैन्य आक्रमण कर दिया। जापानी सुप्रीम वॉर काउंसिल के लिए ये एक ऐसा झटका था जिससे उभरना नामुमकिन था। एक तरफ उनकी सेनाएं सोवियत रेड आर्मी के तूफानी हमले का सामना कर रही थीं और दूसरी तरफ उनके शहरों को एक ही झटके में नक्शे से मिटाया जा रहा था। ये एक अभूतपूर्व संकट था और इन दोनों घटनाओं, परमाणु हमलों और सोवियत आक्रमण के संयुक्त दबाव ने आखिरकार जापानी नेतृत्व के भीतर के उस अड़ियलपन को तोड़ दिया। डिक्लासिफाइड शाही दस्तावेजों से पता चलता है कि यह वो क्षण था जब सम्राट हिरोहितो ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस गतिरोध को तोड़ा जो उनकी सैन्य परिषद में बना हुआ था और आत्मसमर्पण करने का वो ऐतिहासिक निर्णय लिया। और 15 अगस्त 1945 को जो कुछ हुआ वो जापानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर पहली बार अपने देश की जनता को सीधे संबोधित किया, जिसे ड्यूअल वॉइस ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध की स्थिति अब जापान के पक्ष में नहीं है और दुश्मन ने एक नए और सबसे क्रूर बम का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष का अंत हो गया। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इस पूरी श्रृंखला ने दुनिया को एक ऐसे युग में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नागासाकी और हिरोशिमा केवल इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, वे एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि जब तकनीकी प्रगति और मानवीय संघर्ष आपस में टकराते हैं तो उसका परिणाम पूरी सभ्यता के लिए कितना घातक हो सकता है। आज इन शहरों में बने शांति पार्क और स्मारक सिर्फ उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे एक वैश्विक अनुस्मारक हैं कि उस तबाही को कभी दोहराया न जाए। आज की इस डीप डाइव में हमने उन कूटनीतिक दबावों, रणनीतिक फैसलों और तकनीकी बदलावों को करीब से देखा जो नागासाकी की त्रासदी का कारण बने। कोकुरा के ऊपर छाए उन बादलों से लेकर हिबाकुशाओं के उस मूक दर्द तक, स्रोतों का यह विश्लेषण एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है कि युद्ध के परिणाम कितने अनियंत्रित हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा से जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है विनाश की क्षमता का वो विस्तार जो 1945 के बाद से कभी नहीं रोका। और इसी से स्रोतों के इसी विश्लेषण से एक बहुत ही अलग और गहरा विचार निकलकर सामने आता है। कैसा विचार? देखिए, शीत युद्ध के दौरान एक अवधारणा विकसित हुई थी जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहा जाता था। इसका सिद्धांत यह था कि यदि दो देशों के पास दुनिया को नष्ट करने वाले हथियार हैं तो वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दोनों का ही अंत निश्चित है। बिल्कुल, और इसी डर ने कई दशकों तक एक बड़े युद्ध को रोके रखा। लेकिन आज जब हम आधुनिक तकनीकी शोध और रक्षा नीतियों को देखते हैं तो एक नया सवाल खड़ा होता है।
आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैन्य प्रणालियों में गहराई से एकीकृत हो रहा है और जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी छोटे पैमाने के परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने योग्य माना जा रहा है, तो क्या उस मैड सिद्धांत की दीवार दरकने लगी है? यही तो सोचने वाली बात है। क्या जिस विनाशकारी शक्ति ने 1945 में 2 शहरों को राख कर दिया था, उस पर इंसानी नियंत्रण कम होता जा रहा है? क्या हम उन एल्गोरिथम पर भरोसा कर रहे हैं जिनके पास कोई मानवीय संवेदना नहीं है? यह निश्चित रूप से रक्षा विशेषज्ञों और तकनीकी शोधकर्ताओं के बीच आज के समय की सबसे बड़ी बहस का विषय है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तकनीक के इस नए दौर में हमने उस तबाही से कोई स्थायी सबक सीखा है या हम केवल विनाश के नए तरीकों का आविष्कार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोतों के इन पन्नों से निकलकर हमारे आज के वर्तमान से टकराता है। इसी गंभीर विचार के साथ इतिहास और तकनीक के इस जटिल चौराहे पर आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की गहराई में उतरते रहेंगे। नमस्कार।